ट्रंप के टैरिफ बम के आगे मोदी बन गए दीवार। लाल किले से अमेरिका के इलाज का कौन सा तरीका बताया, आज सबसे पहले यह बताने जा रहा हूं। आज पीएम मोदी जबरदस्त फॉर्म में दिखे। लाल किले से सबसे लंबा भाषण दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार लाल किले से दिए भाषण में पीएम मोदी ने खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान कर दिया है। बॉस, पीएम मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ, ट्रंप की टैरिफ नीतियों के खिलाफ, देश विरोधी ताकतों के खिलाफ, विदेशी सामान के खिलाफ, इंपोर्ट में निर्भरता के खिलाफ भारत के जंग का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ ब्लैकमेलिंग का तगड़ा जवाब दिया। कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए मोदी दीवार बनकर खड़ा है। पीएम मोदी ने मुनीर की न्यूक्लियर वाली गीदड़ भभकी का भी जवाब दिया। कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग हम नहीं सहेंगे बॉस, हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पीएम मोदी ने देश विरोधी ताकतों के खिलाफ भी बड़ा ऐलान किया। घुसपैठियों के खिलाफ हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की बात कह दी है। क्या इसका मतलब है कि एनआरसी आने वाला है? आज इस पर भी बात करूंगा। इसी के साथ ही आज पीएम मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप सामने रखा। कुछ बड़े टारगेट सेट किए, कुछ मिशन तय किए। पहला मिशन आत्मनिर्भर भारत, जिसके तहत स्वदेशी चीजों को और बढ़ावा देना। दूसरा मिशन ऊर्जा के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करना। तीसरा मिशन मेड इन इंडिया को बढ़ावा, मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप और मेड इन इंडिया जेट इंजन जैसे लक्ष्य रख दिए। यानी पीएम मोदी ने आज मिडिल क्लास को राहत देने वाले दो बड़े ऐलान भी किए। करोड़ों नौकरियां जनरेट करने के लिए 1 लाख करोड़ की योजना का ऐलान किया। जीएसटी रेट घटाकर मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने लाल किले से और क्या क्या कहा, कैसे धूम धड़ाका कर दिया लाल किले से उन्होंने, ट्रंप को कैसे खुला जवाब दिया, पाकिस्तान की कैसे क्लास लगाई, डेमोग्राफी बदलाव पर कौन से बड़े मिशन की बात वो कर रहे हैं, क्या यह संकेत है कि एनआरसी आने वाला है, आज आपको सब दिखाऊंगा विस्तार से। लेकिन पहले पीएम के भाषण का एक ट्रेलर देखिए। भारत ने तय कर लिया है न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। ये घुसपैठिए ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना? किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद न करें। मोदी दीवार बन के खड़ा है। भाई, इस वक्त दुनिया में भयंकर उथल पुथल मची हुई है। ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बदलता चला जा रहा है। ट्रंप की वजह से दुनिया में अनिश्चितता और बढ़ गई। ट्रंप बार बार भारत को टैरिफ के लिए धमका रहे हैं। पुतिन से मीटिंग से पहले भी ट्रंप ने यही करने की कोशिश की, लेकिन आज मौका पीएम मोदी का था। उन्होंने लाल किले से ट्रंप को तगड़ा डोज दिया। एक एक करके कई मोर्चों पर ट्रंप को जवाब दिया। टैरिफ के जरिए अमेरिका का खजाना भरने में लगे ट्रंप के लिए पीएम मोदी ने कहा कि आज वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ, शब्द देखिए, उन्होंने कहा कि आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है। टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव डालने की कोशिश में लगे ट्रंप के लिए पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के हितों से भारत कोई समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर घमंड करने वाले ट्रंप को यह कहकर भी जवाब दे दिया कि भारत डिफेंस में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और बनेगा, और छोटे मोटे स्किल पर नहीं बल्कि खुद का जेट इंजन बनाएगा, खुद की सेमीकंडक्टर चिप बनाएगा। ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे, आज पीएम मोदी ने उसका भी जवाब दिया। कहा कि भारत जो है तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में दुनिया की तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया भारत पर भरोसा कर रही है। यानी एक साथ पीएम मोदी ने कई मोर्चे पर ट्रंप को जवाब दिया, और वो भी लाल किले पर खड़े होकर। यह भी बता दिया कि भारत डिफेंस में अमेरिका या किसी और देश के चक्कर में बैठने वाला नहीं है बॉस। आप सुनिए पीएम मोदी ने कैसे ट्रंप को यह समझा दिया कि दूसरों की लकीर छोटी करने से अच्छा है अपनी लकीर बड़ी करने पर ध्यान देना चाहिए। हम
किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद न करें। मैं बड़े अनुभव से कहता हूं, किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए अपनी ऊर्जा हमें नहीं खपानी है। हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना है। हम अगर अपनी लकीर लंबी करते हैं तो दुनिया भी हमारा लोहा मानेगी। आज जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है, तब समय की मांग है कि हम उन संकटों के रोते बैठने की जरूरत नहीं है। हिम्मत के साथ हम अपनी लकीर को लंबी करें। पीएम मोदी ने ट्रेड डील को लेकर भी ट्रंप को क्लियर कट मैसेज दिया कि चाहे डील हो या ना हो, भारत अपने एग्रीकल्चर मार्केट को अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं खोलेगा तो नहीं खोलेगा। पीएम मोदी ने बहुत ही सख्त तेवर में ट्रंप को बता दिया कि किसानों के खिलाफ कोई भी अहितकारी नीति के आगे नरेंद्र मोदी नाम का शख्स दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। यानी पीएम मोदी ने देश को भरोसा दे दिया लाल किले की प्राचीर से कि ट्रंप हो कोई हो फर्क नहीं पड़ता, मोदी दीवार बन के खड़ा है भारत के हित के लिए। पीएम मोदी ने एक तरह से ट्रंप को यह बता दिया कि वो 50% टैरिफ लगा दें या 500% लगा दें, भारत न झुकने वाला। सुनिए पीएम मोदी ने कैसे क्लास लगाई है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना वर्चस्व दिखाने वाले देशों को भी करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने आज जेट इंजन का जिक्र किया। अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूके जैसे कुछ ही देश हैं जो जेट इंजन बनाते हैं और ये देश अपनी टेक्नोलॉजी को साझा नहीं करते। कहते हैं हमारा सामान खरीद लो, टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। इस टेक्नोलॉजी के दम पर वो अपनी ताकत भी दिखाते हैं। भारत भी जेट इंजन के लिए अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर है, लेकिन आज पीएम मोदी ने लाल किले से यह बता दिया कि भारत में भी वो ताकत है कि वो अपने खुद का जेट इंजन बना ले। सुनिए पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। आज मेरा लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने स्वदेशी जेट इंजन बनाने की बात कहकर दुनिया के बड़े देशों को कैसे झटका दिया है वो आपको बताता हूं। अभी भारत हथियारों को इंपोर्ट करने के मामले में टॉप देशों में अमेरिका, इजराइल, रूस, फ्रांस जैसे देश भारत को हथियार, फाइटर जेट, उसके इंजन बेचते हैं। अगर भारत खुद ही ये सब बनाने लगा तो इन देशों को बड़ा नुकसान होगा। उदाहरण के लिए भारत अपने तेजस फाइटर जेट में अमेरिका का GE-404 इंजन इस्तेमाल करता है। खबर है कि मोदी सरकार करीब 4 देशों के साथ एडवांस जेट इंजन के ज्वाइंट प्रोडक्शन पर बात कर रही है। पीएम मोदी भारत में ही एडवांस जेट इंजन बनाने के ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए फ्रांस, रूस और यूके के साथ बात कर रहे हैं। यानी यही भारत में बनेगा बॉस, तुम पे वो निर्भर नहीं रहेंगे, वो वाला हिसाब है। और ये सिर्फ जेट इंजन की बात नहीं है। पीएम मोदी ने जेट इंजन की बात करके यह संदेश दे दिया कि भारत को टेक्नोलॉजी में और ज्यादा आत्मनिर्भर बनना होगा, यानी अपनी लकीर हम बड़ी करते जाएंगे। पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर चिप्स का भी जिक्र किया। इलेक्ट्रॉनिक सामान में इन्हीं चिप्स का बहुत इस्तेमाल होता है आज की डेट में। आज की तारीख में सेमीकंडक्टर चिप्स नई ताकत का पैमाना है। ताइवान जैसा छोटा सा देश आज सेमीकंडक्टर चिप्स बनाकर दुनिया में बड़े धमाके कर रहा है। सेमीकंडक्टर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस की पुरानी सरकारों की फाइल भी खोल दी।
पीएम ने कहा कि सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने का विचार तो 50-60 साल पहले से चल रहा है बॉस, लेकिन उसकी फाइल ही लटक जाती थी कांग्रेस के राज। इसी के साथ पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया कि इसी साल के अंत तक बाजार में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप आ जाएगी। हमारे देश में 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर को लेकर के फाइलें शुरू हुई। 50-60 साल पहले फैक्ट्री का विचार चालू हुआ। आप मेरे नौजवानों जानकर के हैरान हो जाएंगे, आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई। इसी वर्ष के अंत तक मेड इन इंडिया, भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी। आप यह भी देखिए कि कैसे पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर को लेकर मिशन मोड में काम किया है। भाई, साल 2023 में भारत में सेमीकंडक्टर मार्केट का साइज $38 बिलियन था, जो 2030 तक $110 बिलियन तक जा सकता है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 6 राज्यों में 1,60,000 करोड़ की कीमत के 10 प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल ऑलरेडी कर चुका है। 2 दिन पहले ही मोदी सरकार ने 4,594 करोड़ रुपए की लागत से 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना का ऐलान किया। मई 2025 में ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा और बेंगलुरु में 2 स्टेट ऑफ द आर्ट सेमीकंडक्टर डिजाइन फैसिलिटीज का उद्घाटन किया। इन सेंटर्स में भारत की पहली एडवांस 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन पर फोकस किया जाएगा। 3 नैनोमीटर चिप नेक्स्ट जनरेशन की चिप है, यानी भारत अब उस दिशा में अपने हाथ पांव फैला रहा है जो पहले की सरकारें अगर उस वक्त कर देती तो आज भारत को यह स्थिति न देखनी पड़ती। आज दुनिया में जो हालत है उसे देखते हुए पीएम मोदी इस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि चाहे ट्रंप हो या चीन, सबका इलाज एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। इसी पर पीएम मोदी ने जोर दिया। उन्होंने स्वदेशी जेट इंजन से लेकर स्वदेशी चिप्स की बात की। पीएम मोदी जब इस तरह का आह्वान करते हैं तो देश सुनता है, अमल भी करता है। जैसे पीएम मोदी ने खादी को जमकर प्रमोट किया और लोगों में खादी का ऐसा क्रेज बढ़ गया बॉस कि साल 2013-2014 में खादी कपड़ों की बिक्री 1,081 करोड़ रुपए की थी। वो 2024-25 में बढ़कर 7,145 करोड़ रुपए पहुंच गई है। यानी खादी कपड़ों की बिक्री में 561% का इजाफा हो गया। काहे कि नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि खादी का इस्तेमाल करो। इसी तरह जब साल 2020 में चीन से बॉर्डर पर विवाद हुआ तो पीएम मोदी ने चीन की कई ऐप्स को बैन कर दिया था। चीन की कंपनियों पर एक्शन हुआ था। उस वक्त पूरा देश चीन के सामान का बहिष्कार करने लगा था और नतीजा यह हुआ था कि साल 2020 में चीन का भारत को एक्सपोर्ट 24.5% गिरकर बहुत नीचे चला गया था। और सिर्फ दिवाली की सेल में चीन के प्रोडक्ट्स ना बिकने से चीन को 1 लाख करोड़ रुपए का डेंट लगा था। इसी तरह पीएम मोदी ने सत्ता में आते ही स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया। किसी ने सोचा था कि एक प्रधानमंत्री झाड़ू लेकर सड़क पर उतर जाएगा, टॉयलेट बनाने की बातें करेगा? लेकिन आप देखिए कि पीएम मोदी की स्वच्छता के प्रति मुहिम का असर यह हुआ कि लोग स्वच्छता को बढ़ावा देने लगे। नेचर मैगजीन में छपी एक स्टडी में दावा किया गया कि स्वच्छ भारत मिशन की वजह से हर साल करीब 60 से 70 हजार बच्चों की जान बचने लगी भारत। तो बॉस, मोदी ब्रांड एम्बेसडर हैं एक तरीके से। वो बोल देते हैं तो देश सुनता है। और इसीलिए आज उन्होंने यह भी कहा कि भाई अपने अपने दुकान के बाहर आप बोर्ड लगा दीजिए, यहां स्वदेशी सामान मिलता है। देखिए कैसे उसकी सेल बढ़ेगी। मैं आज हर छोटे मोटे व्यापारी को, दुकानदार से आग्रह करना चाहता हूं, आपकी भी जिम्मेवारी है। हम छोटे थे, हमने कभी बाजार में देखा नहीं था कि शुद्ध घी की दुकान, ऐसे ही लिखा जाता था घी की दुकान। लेकिन समय रहते लोग लिखने लगे शुद्ध घी की दुकान। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आ गया है, ऐसे दुकानदार आए कि हाँ स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहा है। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे।
पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर मिडिल क्लास को राहत देने वाले दो बड़े ऐलान भी किए। पहला ऐलान युवाओं के रोजगार को लेकर है। 1,00,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान किया गया। योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवानों को 15,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। यह योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनाएगी। दूसरा ऐलान जीएसटी रिफॉर्म को लेकर है। जरूरी चीजों से जीएसटी कम किया जाएगा, चीजें ज्यादा बिकेंगी, अर्थव्यवस्था और तेज दौड़ेगी। सुनिए जीएसटी की दरों को कम करने के लिए कौन सा दिवाली गिफ्ट है जो पीएम मोदी ऐलान में आज बोल रहे हैं। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। दिवाली पर पीएम मोदी बड़ा धमाका करने वाले हैं, यह तो क्लियर हो गया। पीएम मोदी ने कहा कि जरूरी चीजों से जीएसटी कम की जाएगी। अगर जीएसटी स्लैब को देखें तो रोजमर्रा की ऐसी कई चीजें हैं जिस पर जीएसटी की दरों को कम किया जा सकता है और उम्मीद है कि ये सब चीजें सस्ती हो सकती हैं, जैसे सिलाई मशीन, छाता, वाटर फिल्टर, प्यूरिफायर, प्रेशर कुकर, एल्यूमिनियम, स्टील के बर्तन, इलेक्ट्रिक आयरन, रेडीमेड गारमेंट, जूते, टूथ पाउडर, सैनिटरी नैपकिन, हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक सामान, यानी आम आदमी के लिए जो रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं वो सस्ती हो सकती हैं दिवाली में। अब आप पीएम मोदी का प्लान देखिए। यह भी अमेरिका को काउंटर करने के लिए एक बड़ा अहम कदम है। वो लगातार मिडिल क्लास को राहत दे रहे हैं, जिससे मिडिल क्लास की जेब में पैसा आएगा और ज्यादा पैसा आएगा तो वो ज्यादा चीजें खरीदेगा, खर्चा करेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को और गति मिलती चली जाएगी। जैसे आपको याद होगा, बजट में मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी राहत दी गई, तो भाई मिडिल क्लास की जेब में ज्यादा पैसा आने लगा। फिर आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया, जिससे लोन सस्ता हो गया, तो भाई जेब में पैसा है तो लोन लो और बढ़िया सामान खरीदो, गाड़ी कर दो, घर कर दो। अब इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जीएसटी को कम करने का ऐलान है, तो जिसकी जेब में ऑलरेडी मिडिल क्लास की जेब में पैसा है उसको सस्ता सामान मिलेगा, वो और कर देगा, इकोनॉमी का पहिया और तेजी से घूमेगा। यानी नरेंद्र मोदी ने आज सबसे पहले तो ट्रंप को समझा दिया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। भारत किसान के हितों को छोड़ेगा नहीं, मोदी दीवार बन के खड़े हो जाएंगे और हम अपना मार्केट ही इतना बड़ा कर लेंगे कि हमको जरूरत नहीं है अमेरिका मार्केट खोल रहा है कि बंद कर रहा है। और ये तो अभी आपको अमेरिका का कैसे हिसाब क्लियर किया गया है ये बताया था। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सुदर्शन कवच, पाकिस्तान को ठोकने का कैसे फुल इंतजाम हो गया है। मुनीर, शहबाज और पाकिस्तानी पप्पू बिलावल, तीनों की धमकियों को पीएम मोदी ने कैसे एक लाइन में निपटा दिया, पाकिस्तान को क्या आज मैसेज दिया, अब उसके बारे में बताता हूं। आज लाल किले से पीएम मोदी ने मुनीर और शहबाज को के भी धागे खोल दिए। मुनीर और शहबाज को ट्रंप ने चढ़ाया हुआ है, इसलिए कोई एटम बम की धमकी दे रहा है, कोई पानी की धमकी दे रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज ट्रंप के साथ साथ पाकिस्तान को भी निपटा दिया। पीएम मोदी आज पाकिस्तान के खिलाफ जिस रौद्र रूप में दिखे, उससे साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की एक बार और ठुकाई होनी तय है। नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से साफ साफ पाकिस्तान को चेतावनी दे दी और कहा कि भारत ने न्यू नॉर्मल स्थापित किया है, न्यूक्लियर धमकियों को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा तो नहीं करेगा। खून और पानी साथ में नहीं बहेंगे, आतंक और आतंकियों को पालने वाले अलग अलग नहीं माने जाएंगे। यानी पिछले 48-72 घंटे में जो ये धमकियां आ रही थी पानी को लेके पाकिस्तान की तरफ से, नरेंद्र मोदी ने आज क्लियर कर दिया कि जितना धमकाना धमका लो, हम नहीं रुकने वाले, पानी जरूर रोक देंगे तुम्हारा। सुनिए पीएम ने क्या कहा है पाकिस्तान में। अब भारत ने तय कर लिया है इन न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी
हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। यानी नरेंद्र मोदी ने एक लाइन में पाकिस्तान को समझा दिया कि फिर तुम मार खाओगे ही खाओगे, लक्षण तुम्हारे वही हैं भाई। और दूसरा, उन्होंने राहुल गांधी को भी जवाब दे दिया जो कहते हैं कि सेना को फ्री हैंड नहीं मिला था। नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कह दिया कि भाई सेना तय करेगी, समय, जगह, तरीका सब सेना तय करती है और वही करेगी और वही ठोकेगी। पाकिस्तान से अगला युद्ध जल्द हो सकता है और यह बात आर्मी चीफ खुद कह चुके। और अब जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लाल किले से पाकिस्तान को चेतावनी दी, उससे भी लग रहा है कि पाकिस्तान का फिर से मार खाना निश्चित है। और पाकिस्तान की हरकतें भी मार खाने वाली ही हैं। भारत ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा, लेकिन जो लोग भारत को रोक नहीं पाए उन्हें पाकिस्तान की सरकार अवार्ड बांट रही। जैसे कल पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर पीएम शहबाज शरीफ ने विंग कमांडर मोहम्मद मलिक रिजवान को सम्मानित किया। बताया जा रहा है कि इसी तरह पाकिस्तानी सेना के 488 अधिकारियों और जवानों को अलग अलग अवार्ड बांटे गए। यह अवार्ड भारत के S-400 सिस्टम को मार गिराने के लिए दिया गया है, जो कभी गिराया ही नहीं गया, उसका अवार्ड बांट दिया भाई लोगों ने। इसी तरह पाकिस्तानी आर्मी के चीफ मुनीर और एयरफोर्स के चीफ बाबर को भी हिलाले जुर्रत अवार्ड दिया गया है, जो वॉर टाइम में पाकिस्तानी सेना को मिलने वाला दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड। अरे हिला के तो हमने रख दिया तुमको, तुम कौन सा अवार्ड दे रहे हो इनको? लेकिन ये सब नौटंकी नहीं करेंगे तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा भाई? तो इसलिए सब करते हैं कि पब्लिक को वहां लगते रहना चाहिए कि नहीं, इतना अवार्ड मिल रहा है तो कुछ तो किया ही होगा। अब सोचिए, पाकिस्तान में हार पर यह जश्न मन रहा है, जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का इतना नुकसान हुआ कि वो अभी तक उबर नहीं पाया है। भारत के एयरफोर्स चीफ कंफर्म कर चुके कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कम से कम 5 फाइटर जेट मार गिराए। इसके अलावा पाकिस्तान के 2 अवाक्स यानी एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम और एक C-130 ट्रांसपोर्ट विमान तबाह हुआ। इसके अलावा यह भी बताया गया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को जो F-16 दिया था वो भी भारत ने मार गिराया और इस वजह से अमेरिका चिढ़ा हुआ है। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने पूरी तरह मिट्टी में मिला दिए गए, जिसमें मुरीदके में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर और बहावलपुर में जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर शामिल है। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस समेत 11 एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा था। इनमें रनवे और रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के 6 रडार सिस्टम और 3 हैंगर पूरी तरह ध्वस्त हो गए। और अब जाने माने वॉर एक्सपर्ट टॉम कूपर का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 5 से भी कहीं ज्यादा फाइटर जेट्स मार गिराए। कहा जा रहा है कि भारत ने सिर्फ 5 नहीं बल्कि 19 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान गिरा दिए। टॉम कूपर के मुताबिक S-400 मिसाइल सिस्टम की मदद से भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर सटीक निशाना लगाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को मोदी ने अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। नरेंद्र मोदी महाप्लान पर काम कर रहे हैं। लड़ाकू विमानों के स्वदेशी इंजन पे काम हो रहा है और इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और उधर नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा ऐलान भी कर दिया कि वो भारत का मिशन सुदर्शन चक्र भी लाने वाले हैं और इसके लिए 10 साल का बड़ा प्लान नरेंद्र मोदी ने बना लिया है। नरेंद्र मोदी का सुदर्शन चक्र वैसा ही होगा जैसा इजराइल के पास आयरन डोम है, जैसे अमेरिका में गोल्डन डोम पर काम हो रहा है। सुदर्शन चक्र से पूरे भारत को नरेंद्र मोदी लैस कर देंगे और इसके बाद भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत हो जाएगा। कोई भी भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। नरेंद्र मोदी जिस सुदर्शन चक्र के बारे में बात कर रहे थे आज, वो सुदर्शन चक्र कैसा होगा इसको भी समझिए। सुदर्शन चक्र ऐसा पावरफुल वेपन सिस्टम होगा जो दुश्मन के हर हमले को नाकाम कर देगा। ना सिर्फ यह दुश्मन के हमले नाकाम करेगा बल्कि दुश्मन के वार से कई गुना बड़ा हमला करके हिटबैक करेगा। नरेंद्र मोदी का महाप्लान यह है कि अगले 10 साल में देश की हर महत्वपूर्ण जगहों पर सुदर्शन चक्र एक्टिवेट कर दिया जाए। अस्पतालों में, रेलवे में, आस्था के केंद्रों में, हर महत्वपूर्ण जगह पर नई टेक्नोलॉजी से सुरक्षा कवच दिया जाए, यानी हर जगह इतनी सेफ हो कि आम आदमी को चिंता ही न रहे। सुनिए पीएम ने सुदर्शन चक्र के बारे में लाल किले से क्या बताया। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था
उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। लेकिन यहां नरेंद्र मोदी बहुत सारा सिस्टम सुधारने में लगे हुए हैं और अगला चैप्टर उसी पर है। बांग्लादेशी, रोहिंग्या और तमाम घुसपैठियों पर सबसे बड़ा प्रहार। पीएम मोदी एनआरसी लाने का प्लान बना चुके हैं क्या? अब इसके बारे में बताता हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से घुसपैठियों पर सबसे बड़ा प्रहार किया। पीएम ने घुसपैठियों पर आज जो बात कही है वो बात दूर तक जाएगी और बहुत लोगों को इससे आग भी लगी होगी, क्योंकि जब भी घुसपैठियों को निकालने की बात आती है तो एक इकोसिस्टम इनके सपोर्ट में आ जाता है। बांग्लादेशी घुसपैठिए हों या फिर रोहिंग्या हों, जब भी इनको चुन चुन कर बाहर फेंकने की बात करो, विरोध शुरू हो जाता है। आप देखिए कि ऐसे घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफी में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है और ये लोग आसानी से सिस्टम में घुसपैठ करके आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड तक बनवा लेते हैं। लेकिन आज पीएम ने लाल किले से बड़े एक्शन का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने कह दिया कि इस देश में यह सफाई अभियान शुरू होगा, मिशन मोड में होगा। सुनिए जरा। चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडितता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि घुसपैठिए अब इस देश में नहीं चलेगी। क्या नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से एनआरसी आने वाली है ये कह दिया है क्या? क्योंकि नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि वो जो करने वाले होते हैं वो पहले बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने। बॉर्डर वाले इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही। पीएम ने कहा कि षड्यंत्र के तहत डेमोग्राफी को बदला जा रहा है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश को घुसपैठियों के हवाले नहीं किया जा सकता। अब वो मिशन मोड पर इसके खिलाफ क्या करने वाले हैं, एक बार वो भी सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि इसकी जरूरत पड़ी क्यों। हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड
डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि ये जो डेमोग्राफी में चेंज हो रहा है, साजिश के तहत हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए मिशन लॉन्च कर रहे हैं और वो मिशन मोड में काम करके तय समय में रिजल्ट देगा। और इसीलिए कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये एनआरसी का इनडायरेक्ट अनाउंसमेंट है। खैर, वो तो वक्त तय कर देगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस डेमोग्राफिकल चेंज की बात कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताता हूं। डेमोग्राफी में बदलाव यानी किसी एक इलाके में एक समुदाय की जनसंख्या का अचानक बढ़ना और बहुसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आना। इस तरह से जब जनसंख्या में परिवर्तन होता है तो उसके पीछे कई वजह होती हैं, जिनमें से घुसपैठ एक बड़ी वजह है। इसी का जिक्र पीएम मोदी ने आज लाल किले से भी किया। डेमोग्राफी के परिवर्तन पर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर यानी EAC-PM ने एक रिपोर्ट बनाई। 1950 और 2015 के बीच 167 देशों में डेमोग्राफी चेंज का अध्ययन किया गया। इससे पता चला कि भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की आबादी 7.8% घटकर 78% के आसपास हो गई और इसी दौरान भारत में मुस्लिम आबादी 9.84% से बढ़कर करीब करीब 14%। इसी तरह से प्यू रिसर्च के मुताबिक 1951 से 2011 के बीच भारत में मुस्लिम आबादी 5 गुना बढ़ी है उनकी रिपोर्ट में। इसी दौरान भारत में हिंदू आबादी 3 गुना बढ़ी। पीएम मोदी ने जिस हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया, उसके तहत क्या किया जाएगा यह भी आपको बताता हूं। घुसपैठ की समस्या को रोकने के लिए डेडलाइन बेस्ड एक्शन होगा। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन बॉर्डर वाले राज्यों पर डेमोग्राफी परिवर्तन पर नजर रखेगा। बॉर्डर वाले इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिश को नाकाम करेगा। घुसपैठियों की पहचान की जाएगी और उनको वापस उनके देश भेजा जाएगा। यानी जो लोग ये माहौल बना रहे हैं कि भाई भारत के मुसलमान पर अटैक होगा, भाई जो भारत में रह रहा मुसलमान है उस पर कोई अटैक नहीं, लेकिन कहीं से कोई बांग्लादेशी आ जाए, कोई रोहिंग्या आ जाए और उसको भी हम खिलाते पिलाते रहें, ये इस देश में नहीं चलेगा। ये क्लियर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आज जिस हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया, उसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई। पीएम मोदी ने पहले एक बार कहीं कहा था कि वो जो करते हैं बताकर करते हैं। अपने भाषणों में अगले फैसले या अगले स्टेप के बारे में उनकी जानकारी होती है, पब्लिक समझ नहीं पाती। आज पीएम मोदी ने डेमोग्राफी चेंज के खिलाफ मिशन मोड में काम की बात कही और डेमोग्राफी परिवर्तन रोकने के लिए सबसे जरूरी स्टेप एनआरसी है। तो क्या यह एनआरसी की तरफ इशारा है? लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या मॉनसून सत्र में ही ऐसा कुछ हो सकता है या फिर एनआरसी जैसी कोई बड़ी घोषणा हो सकती है? क्योंकि एनआरसी को लेकर मोदी सरकार पहले भी अपनी गंभीरता दिखा चुकी है। इसलिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन को लोग एनआरसी से जोड़कर भी चर्चा कर रहे हैं। जब पीएम बोल रहे थे इसके बारे में तो अमित शाह बहुत जोर शोर से ताली बजा रहे थे। और अगर एनआरसी आएगा तो गृह मंत्रालय को ही करना रहेगा ये सब। तो क्या यह संकेत है एनआरसी का? यह आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले से बताया कि घुसपैठियों से कितना बड़ा खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ भारत में कुछ राजनीतिक दल हैं जो घुसपैठियों की चर्चा तक नहीं होने देना चाहते। जब भी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन की बात आती है, ये लोग खड़े हो जाते हैं। इन लोगों को समझना होगा कि घुसपैठियों की समस्या देश की समस्या है। और आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं। साल 2024 में 1049 लोग बिना वैध दस्तावेज के पकड़े गए। इस साल जुलाई तक 3536 लोगों को बीएसएफ ने बिना दस्तावेज के पकड़ा है। 2024 में बांग्लादेश से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे 2425 लोग पकड़े गए। इस साल जुलाई तक बांग्लादेश से भारत आने की कोशिश में 1372 लोग पकड़े गए। पीएम मोदी ने डेमोग्राफी परिवर्तन के खतरे भी गिनाए। इससे देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा है। लेकिन पीएम मोदी के बयान पर भी इंडी गठबंधन पॉलिटिक्स कर रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज की बात करने वाले ये बताएं कि भारत का क्षेत्रफल 2014 में कितना था और आज कितना है। सुनिए अखिलेश यादव। भारत का क्षेत्रफल 2014 में क्या था और आज जब हम 2025 में खड़े हैं तो भारत का क्षेत्रफल क्या है? हम तो उस प्रदेश से आते हैं और हम सब लोग जानते हैं, अगर मेड़ भी कोई काट दे तो हम उसकी हत्या कर देते हैं। तमाम ऐसे केस हैं गांव में। डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफिक जो हमारी व्यवस्था है उसकी बात कर रहे हैं वो लोग। उन्हें ये जरूर बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, संगी साथियों को,
कि भारत का क्षेत्रफल क्या है आज और 2014 से पहले भारत का क्षेत्रफल क्या था। इस सवाल को अखिलेश यादव क्यों पूछ रहे हैं, ये सिर्फ वही समझ पाए कि क्षेत्रफल क्या। अरे यहां बात डेमोग्राफी की हो रही है, जो घुसपैठी है उनको निकालने की हो रही है, वो क्षेत्रफल पे चले। अखिलेश यादव डेमोग्राफी परिवर्तन की बात को मजाक समझ रहे हैं और पीएम मोदी पर पलटवार कर रहे हैं, जबकि डेमोग्राफी परिवर्तन का राज्यों पर क्या असर हो रहा है वो आपको समझना चाहिए। यूसीसी पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों और ईसाइयों की आबादी दोगुना तेजी से बढ़ी। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में पिछले 10 साल में मतदाताओं की संख्या 30% बढ़ गई। यह ग्रोथ राज्य में पिछले 10 साल में जनसंख्या बढ़ने के औसत से भी ज्यादा है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी तेजी से बढ़ी है। हरिद्वार में मुस्लिम आबादी 34.3% और उधम सिंह नगर में 22.5% के पार चली गई। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी डेमोग्राफी परिवर्तन के आंकड़े चिंताजनक हैं। आजादी के बाद 1947 में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 12% और हिंदू आबादी 88%। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक बंगाल में मुस्लिम आबादी बढ़कर 27% और हिंदू आबादी घटकर 70.5% हो गई। अनुमान है कि 2025 में बंगाल में मुस्लिम आबादी 30% से 33% हो गई होगी। झारखंड की बात करें तो यहां आदिवासियों की आबादी 35% से घटकर 24% रह गई, जबकि झारखंड में मुस्लिम आबादी 15% से बढ़कर 27% हो गई। असम में भी यही हाल है। 1951 में 73% हिंदू और 24% मुसलमान आबादी थी। 2011 में हिंदू आबादी घटकर 62% हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 34% हो गई। अनुमान है कि 2050 तक असम में हिंदू आबादी घटकर 48% हो जाएगी और मुस्लिम आबादी बढ़कर 52% हो जाएगी। यानी अगले 25 साल में असम में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अब यहां एक बात समझिए, कुछ लोग कहेंगे कि देखिए मुसलमान की आबादी बढ़ रही है तो दिक्कत। मुसलमान की आबादी बढ़ रही है इससे दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान की आबादी बढ़ रही है इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन बांग्लादेश और रोहिंग्या अगर आ जा रहे हैं और वो मुसलमान है और वो मुसलमान की आबादी के साथ जुड़ के उनका आंकड़ा आएगा तो वो तो बढ़ा हुआ दिखेगा। दिक्कत उनसे है कि कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या आके यहां क्यों जुड़ रहा है। इसलिए ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, ये जो बाहरी है उसको बाहर करने का मामला है। और पाठशाला में अब अगला चैप्टर आपको दिखाता हूं, जिसमें आपको बताता हूं कि आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी ने लाल किले से क्या कहा कि ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक को आग लग गई। गांधी जी जब संघ के कैंप गए थे तो क्या देखकर शॉक्ड रह गए थे। संघ के 100 साल और देश के लिए समर्पण के इतिहास का वो चैप्टर जो आप में से कईयों ने सुना ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बहुत कुछ आज कहा और आरएसएस का नाम ले लिया तो बहुतों को आग लग गई। ऐसा पहली बार हुआ है कि लाल किले से संघ का नाम लिया गया। लेकिन जिन लोगों का एजेंडा ही संघ के खिलाफ नफरत फैलाने का हो, वो लोग कहने लगे कि संघ ने तो आजादी की कोई लड़ाई ही नहीं लड़ी, फिर संघ का नाम लाल किले से क्यों लेना। कई लोग कहने लगे कि संघ की तो कोई हिस्ट्री ही नहीं है, मतलब मोदी के संघ के बारे में बोलने भर से पूरा इकोसिस्टम तिलमिला गया। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि संघ की कोई हिस्ट्री नहीं, संघ ने अपने 100 साल में कुछ किया ही नहीं, उन लोगों को पाठशाला की इस हिस्ट्री की क्लास को डिटेल में देखना चाहिए। पहले देखिए कि पीएम ने बोला क्या, उस पर हंगामा क्या मचा, उसका ट्रेलर देखिए, फिर फैक्ट्स बताता हूं। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो संघ परिवार है उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। ये वही संगठन है जिसके ऊपर सरदार पटेल ने पाबंदी लगाई थी। देश के प्रधानमंत्री ने उस संगठन का नाम लिया जिसने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया था। आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और पिछले 100 साल में आरएसएस ने देश के लिए जो किया है उसके बाद पीएम मोदी आज खुद को रोक नहीं पाए। पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल से देश सेवा का काम कर रहा है और इस संगठन की राष्ट्र सेवा पर देश गर्व करता है। सुनिए आज पीएम मोदी ने आरएसएस को लेकर क्या कहा, उसके बाद बताऊंगा कि इसको लेकर कैसे बवाल मच गया है। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।
100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है एक प्रकार से। पीएम मोदी ने आरएसएस के 100 साल के गौरवशाली इतिहास का जिक्र किया तो इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई। लेकिन आरएसएस का नाम सुनकर पूरा विपक्ष सिर्फ परेशानी नहीं, हैरान भी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लाल किले से पीएम मोदी आरएसएस की तारीफ करें। पिछले 100 साल में आरएसएस ने देश के लिए क्या क्या किया है, क्यों देश को आरएसएस की जरूरत है, यह भी बताऊंगा। उससे पहले सुनिए कांग्रेस ने आरएसएस को लेकर क्या कहा। और कितना दुखद है कि लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री ने उस संगठन का नाम लिया जिसको आजादी के महानायक सरदार पटेल ने बैन किया था। उस संगठन का नाम लिया जिससे प्रेरित होकर इस देश के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी थी। उस संगठन का नाम लिया जिसने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया था। उस संगठन का नाम लिया जिसने बाबा साहब की तस्वीरें जलाई थी, जिसने बाबा साहब को बड़ा बुरा कहा था। उस संगठन का नाम लिया जिसने संविधान की प्रतियां जलाई, जो संविधान को अशुभ बताता था और अजीब तरह की बातें करता था। असलियत यह है कि आज प्रधानमंत्री ने आजादी के महानायकों को, स्वतंत्रता संग्राम को कमतर आंका जब वो लाल किले की प्राचीर से आरएसएस जैसे उस संगठन की बात करते हैं जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, जिनका आजादी के आंदोलन में छोटी उंगली का नाखून नहीं कटा। 52 साल तो तिरंगा ही नहीं फहराया, जंग आजादी के अंदर कोई योगदान नहीं रहा। भारत छोड़ो आंदोलन में इनका योगदान क्या था, इन्होंने विरोध किया था। लेकिन उन 52 साल का हिसाब भी देना कि 52 साल आपने झंडा ही नहीं फहराया, आपने तिरंगे को नहीं माना, आप संविधान को नहीं मानते थे, आप संविधान को विदेशी बताना शुरू कर दिया था। ये वही संगठन है जिसके ऊपर सरदार पटेल ने पाबंदी लगाई थी, इसको बैन सरदार पटेल ने किया था। कांग्रेसी अपने हिसाब से इतिहास बता रहे हैं, तोड़ मरोड़ के बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सरदार पटेल ने बैन किया था और इंदिरा गांधी ने तारीफ की थी, वो नहीं दिखा। एक मैडम पूछ रही हैं कि आरएसएस की कानी उंगली भी नहीं कटी थी आजादी की लड़ाई में। गांधी परिवार ने क्या क्या कटवा दिया था भाई, गला कटवा दिया था क्या? नेहरू जी ने गला कटवा दिया था क्या आजादी की लड़ाई में? जो कांग्रेस अभी आरएसएस को कोस रही है और कह रही है कि लाल किले में से पीएम ने संघ का नाम क्यों ले लिया, उसे यह भी देखना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो लाल किले के राष्ट्रीय आयोजनों में आरएसएस के लोग भी आते थे। ये तस्वीरें 1963 की हैं, जजब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और तब दिल्ली की रिपब्लिक डे परेड में आरएसएस के स्वयंसेवक पहुंचे थे। ऐसा दावा किया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने खुद 1963 में आरएसएस को रिपब्लिक डे परेड में दिल्ली बुलाया था। तब जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को देशभक्तों का संगठन कहा था। आरएसएस के 3000 स्वयंसेवक कम से कम समय में ही दिल्ली पहुंचे थे और फुल ड्रेस के साथ रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुए। लेकिन आज आरएसएस का विरोध करना कांग्रेस की सियासी मजबूरी है, क्योंकि उसे लगता है कि आरएसएस के खिलाफ बोलने से एक विशेष वर्ग बहुत खुश हो जाएगा। इसी वजह से आरएसएस के खिलाफ नफरत भरा एजेंडा चलाया जाता है और इसमें कांग्रेस के साथ साथ दूसरी पार्टियां भी हमेशा जुड़ जाती हैं। अखिलेश यादव ने तो आरएसएस का नाम लेकर आज कह दिया कि पीएम मोदी मुंह से स्वदेशी हो सकते हैं लेकिन मन से विदेशी हैं। सुनिए जरा अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी का जब पहला अधिवेशन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट रास्ता अपनाएंगे, लेकिन संघ का और उनके परिवार के लोगों का जो संघ परिवार है उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। ये मुंह से तो हैं स्वदेशी लेकिन मन से नहीं, मन से विदेशी हैं। कांग्रेस और अखिलेश ने संघ पर हमला किया तो ओवैसी पीछे कैसे रह सकते थे। ओवैसी ने भी लिख दिया कि आरएसएस का महिमा मंडन करना स्वतंत्रता संग्राम का अपमान है। मोदी एक स्वयंसेवक के तौर पर नागपुर जाकर आरएसएस की प्रशंसा कर सकते थे तो उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले से ऐसा क्यों करना पड़ा? चीन हमारा सबसे बड़ा बाहरी खतरा बना हुआ है, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा हमारे भीतर है, संघ परिवार द्वारा फैलाई जा रही नफरत और विभाजन। ये लोग संघ के इतिहास को नकारते हैं, पूछते हैं कि संघ का इतिहास ही क्या है, संघ ने 100 साल में किया ही क्या है। जो लोग संघ के बारे में नहीं जानते
उन्हें आज बताता हूं कि 100 साल में संघ ने क्या क्या किया। आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की, जिन्हें डॉक्टर जी कहा जाता है। वो नागपुर के रहने वाले थे। डॉक्टर हेडगेवार के बारे में आपको बताता हूं कि जब वो 13 साल के थे तो प्लेग महामारी से उनके माता पिता का निधन हो गया। हेडगेवार साहब ने पुणे से मैट्रिक की पढ़ाई की और बाद तब के कलकत्ता से मेडिकल की पढ़ाई की और साल 1915 में वो डॉक्टर बनकर नागपुर लौटे। डॉक्टर हेडगेवार शुरुआत में कई सालों तक सक्रिय तौर पर कांग्रेस के संगठन से जुड़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने साल 1925 में विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना की। डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस छोड़कर संघ की स्थापना इसलिए की क्योंकि हेडगेवार का मानना था कि तत्कालीन परिस्थितियों में हिंदू समाज को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तौर पर संगठित करना जरूरी है, जिससे अखंड भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा जहां कांग्रेस ब्रिटिश राज के अंदर स्वतंत्र डोमिनियन के स्टेटस की मांग कर रही थी, वहीं हेडगेवार लगातार कहते थे कि भारत की पूर्ण आजादी का लक्ष्य होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि संघ ने आजादी की लड़ाई में कुछ किया ही नहीं, उन्हें संघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर हेडगेवार के बारे में जानना चाहिए। वो 2 बार जेल गए थे। पहली बार वो अगस्त 1921 में नागपुर जेल गए, जब ब्रिटिश राज ने उनके भाषण देने पर रोक लगा दी और उन्होंने माना नहीं। उन्हें 1 साल की जेल हुई और वो जुलाई 1922 में रिहा हुए। दूसरी बार वो 1930 में बापू के नमक सत्याग्रह के दौरान अकोला जेल गए। उन्हें 9 महीने जेल की सजा हुई थी। कांग्रेस से मतभेद होने के बावजूद डॉक्टर हेडगेवार और संघ के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। डॉक्टर हेडगेवार के बारे में यह जानना भी जरूरी है कि 1920 में नागपुर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसके प्रबंधन की अहम जिम्मेदारी डॉक्टर हेडगेवार ने उठाई थी। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस की प्रस्ताव समिति के सामने 2 प्रस्ताव रखे, जिसमें एक था पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य। इसके 9 साल बाद और संघ बनने के 4 साल बाद पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। 1929 में जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया तो डॉक्टर हेडगेवार ने सभी शाखाओं में इसका अभिनंदन करने के लिए कहा था। लाहौर अधिवेशन में जब यह तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, तो डॉक्टर हेडगेवार ने उसका समर्थन किया था। यानी जब कांग्रेस ब्रिटिश राज के अंदर डोमिनियन स्टेट की बात को भी मानने को तैयार थी, उस दौर में डॉक्टर हेडगेवार पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते थे। संघ और तिरंगे को लेकर जो भ्रम फैलाए जाते हैं, उसका जवाब खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया था। सुनिए उन्होंने क्या बताया था, फिर आपको बताता हूं कि गांधी जी जब आरएसएस के कार्यक्रम में गए थे तो क्यों शॉक्ड रह गए। तिरंगे झंडे के जन्म से उसके सम्मान के साथ संघ का स्वयंसेवक जुड़ा है। मैं आपको सत्य कथा बता रहा हूं। निश्चित होने के बाद, उस समय तो चक्र नहीं था, चरखा था ध्वज पर। पहली बार फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन में उस ध्वज को फहराया गया। 80 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ लगाया था। नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे। तो वो बीच में लटक गया, ऊपर पूरे जा नहीं सका और इतना ऊंचा चढ़ के उसको सुलझाने का साहस किसी का नहीं था। एक तरुण भीड़ में से दौड़ा, वो सरसर उस खंबे पर चढ़ गया। उसने वो रस्सियों की गुत्थी सुलझाई, ध्वज को ऊपर पहुंचा के नीचे आ गया। तो स्वाभाविक लोगों ने उसको कंधे पर लिया, नेहरू जी के पास ले गए। नेहरू जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम आओ शाम को खुले अधिवेशन में, तुम्हारा अभिनंदन करेंगे। लेकिन फिर कुछ नेता आए, कहा कि उसको मत बुला, वो शाखा में जाता है। इतना ही नहीं, एक बार महात्मा गांधी भी संघ के कैंप में गए। 25 दिसंबर 1934 को महात्मा गांधी वर्धा में आरएसएस के कैंप में गए थे। वहां आरएसएस के नेता अप्पाजी जोशी ने महात्मा गांधी को पूरा कैंप घुमाया। गांधी जी वर्धा कैंप के आयोजन की प्लानिंग को लेकर हैरान थे। उन्हें तब और हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि स्वयंसेवक बिना किसी जाति या अन्य भेदभाव के एक साथ काम कर रहे हैं। पूछताछ पर स्वयंसेवकों ने गांधी जी को बताया कि यहां ब्राह्मण, मराठा या अन्य वर्गों में कोई भेद ही नहीं है। गांधी जी को बताया गया कि कई स्वयंसेवक तो एक दूसरे की जाति जानते भी नहीं है, ना ही उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी है। गांधी जी इस बात से हैरान रह गए कि भाई ये कैसे हो रहा है। उन्होंने अप्पाजी जोशी से पूछा कि आपने ऐसा कैसे कर दिया? छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करना नामुमकिन जैसा है, संघ में ये कैसे संभव हुआ? तब अप्पाजी जोशी ने यह कहा कि सब में एक ही भावना है कि सब हिंदू हैं। यह डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की वजह से संभव हो पाया। आरएसएस ने अपने 100 साल के इतिहास में जब जब देश पर संकट आया, उन आरएसएस ने और उसके स्वयंसेवकों ने कोई परवाह किए बिना देश की सेवा की। देश के बंटवारे के बाद जब बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी, तो पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए आरएसएस ने 3000 राहत कैंप लगाए थे।
1954 में दादरा नगर हवेली जब पुर्तगालियों के कब्जे से आजाद हुआ तो इसमें आरएसएस का लीड रोल था। आरएसएस के नेता विनायक आप्टे के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने सिलवासा पर हमला बोलकर वहां तिरंगा फहराया। इसी तरह से 1955 में संघ ने गोवा के आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। 1962 के भारत चीन युद्ध में आरएसएस ने मदद की। आर्मी मूवमेंट के दौरान रास्तों की निगरानी की, सेना को आपूर्ति और रसद पहुंचाने में मदद की। शहीदों के परिवारों का ध्यान संघ ने रखा। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में स्वयंसेवकों ने श्रीनगर हवाई अड्डे से बर्फ हटाने का काम किया। घायल जवानों के लिए स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया। युद्ध के दौरान संघ के स्वयंसेवकों ने दिल्ली का ट्रैफिक संभाला। 1975 में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ आरएसएस लड़ा। आरएसएस पर इंदिरा गांधी ने बैन लगा दिया। हजारों स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। संघ के स्वयंसेवकों ने अंडरग्राउंड रहकर काम किया। स्वयंसेवकों ने आपातकाल के विरोध में पोस्टर लगाए, जेल में बंद विपक्षी नेताओं के संदेशों को जनता तक पहुंचाने का काम किया। बाद में जनता पार्टी के गठन के लिए भी संघ ने प्रयास किया। इसके अलावा 1971 में ओडिशा चक्रवात, 1984 में भोपाल गैस कांड, 1984 में सिख विरोधी दंगे, 1999 में करगिल युद्ध, 2001 में गुजरात भूकंप, 2004 में सुनामी, 2013 में केदारनाथ आपदा, 2020 में कोविड महामारी। इन सारी आपदाओं के बाद राहत बचाव के कार्य में संघ ने बड़ी भूमिका निभाई। तो जो लोग पूछ रहे हैं कि संघ ने किया ही क्या, कहानी उंगली कटवाई थी क्या?